हेलो बच्चों, दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम। एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर को। सेकेंड क्लास, ठीक है, पहली क्लास नहीं है, सेकेंड क्लास है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने कल भी बोली थी, आज मैं फिर से बोल रही हूँ बेटा, एक एक लेक्चर इंपॉर्टेंट है। कल हमने बेसिक्स डिस्कस किए थे, एकदम जीरो से चैप्टर शुरू किया था। जिसने कभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम भी ना सुना हो उसको भी समझ आ जाएगा, तो उसको अच्छे से रिवाइज करना बेटा आज का लेक्चर अटेंड करने से पहले। क्लियर? ये मेरा आपको सजेशन है, ये मेरा आपको ऑर्डर है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्लियर? आज का लेक्चर जो है बेटा, उसमें हमारा टॉपिक क्या है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। कल तक हमने जाना लिगेंड्स किसे कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, उन टर्म्स को डिफाइन किया और सिर्फ दो चीजें कैलकुलेट करना सीखा था, जिसका नाम था ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं बेटा कहां से, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो आपने ऑर्गेनिक में नॉमेनक्लेचर किया हुआ है तो आपको पता है नॉमेनक्लेचर मतलब हम उसका नामकरण करने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड हमारा टॉपिक है वर्नर्स थ्योरी। तो मैंने आपको थोड़ा हिंट दिया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, इसके पीछे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी थी। क्लियर? तो यही कंसेप्ट्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, लाइक वर्नर्स थ्योरी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, नेक्स्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड देन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दीज थ्योरीज। क्लियर? आज हम कोशिश करेंगे नॉमेनक्लेचर अगर हमारा अच्छे से प्रैक्टिस हो गया तो हम वर्नर थ्योरी को भी कवर करते हुए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी पढ़ लेंगे। क्लियर? स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। क्लियर? हमें देखना आता है कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, कैटायन एनायन देखना आता है, सेंट्रल मेटल एटम क्या है पता है, लिगेंड क्या है पता है, और हम इन्हें अच्छे से पहचान सकते हैं। अगर हम इन्हें अच्छे से पहचान सकते हैं तो बेटा अब मैं सिर्फ 2-3 रूल लिखवाऊंगी, उससे हम किसी भी कंपाउंड का, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो समझना ध्यान से एकदम। क्लियर? एक एक वर्ड का मतलब मैं आपको समझाती जाऊंगी। क्या है बेटा, दैट आपके पास कोई भी कंपाउंड होता है, क्लियर, कोई भी कंपाउंड होता है उसमें इनिशियल पार्ट होता है और उसका बाद वाला पार्ट होता है। तो याद रखना बेटा, पॉजिटिव पार्ट दैट इज कैटायन। अब चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो चाहे वो सिंपल हो, तो पॉजिटिव पार्ट इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन, यानी कि पहले हमेशा कैटायन लिखा जाता है, उसके बाद नेगेटिव पार्ट यानी कि एनायन लिखा जाता है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो चाहे वो सिंपल हो। लिखा पहले हमेशा क्या जाएगा बेटा, दैट इज कैटायन। तो इसको पहले नेमिंग किया जाएगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बेटा, अब आपको नॉमेनक्लेचर करना है किसका, कॉम्प्लेक्स का। तो सबसे पहले जब भी आप कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर करो, वो कैटायनिक फॉर्म में हो या एनायनिक फॉर्म में हो, ध्यान के रखना, ड्यूरिंग नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, ड्यूरिंग नेमिंग ऑफ complex ion, ligands are written firstly। पहले किसको लिखेंगे बेटा, ligands को लिखेंगे। ligands are written alphabetically followed by सेंट्रल मेटल एटम। जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है, चाहे वो एनायन हो या कैटायन हो, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, लिगेंड प्रेजेंट होता है, सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट होता है। तो हमेशा कॉम्प्लेक्स के अंदर पहले किसका नाम लिखा जाता है, लिगेंड्स का लिखा जाता है। अगर एक ही लिगेंड है तो उसी का लिखा जाएगा, लेकिन अगर 2 टाइप ऑफ लिगेंड है, यानी कि अगर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है तो उस केस में अल्फाबेटिकली उनका नाम लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वहां पर साइनो ग्रुप भी प्रेजेंट है और अमीन ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो इसका नाम साइनो होता है, इसका नाम अमीन होता है। तो ए और सी में से पहले क्या आता है, अल्फाबेटिकली ए आता है, तो पहले अमीन लिखा जाएगा फिर साइनो को लिखा जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले लिगेंड्स का नॉमेनक्लेचर करेंगे,
फॉलोड बाय सेंट्रल मेटल एटम, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखा जाएगा। अब सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्स कैटायन का भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स एनायन का भी हो सकता है। तो अगर सेंट्रल मेटल एटम आपका कॉम्प्लेक्स कैटायन फॉर्म में है तो उसका नाम सिंपली लिखा जाएगा। अगर आयरन है तो आयरन, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट, कॉपर है तो कॉपर। लेकिन अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम यानी कि जो भी कंपाउंड हमें दिया गया है उसमें सेंट्रल मेटल एटम अगर प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स एनायन की फॉर्म में तो उस केस में लास्ट में ATE लगा देंगे। आयरन है फेरेट, कॉपर क्यूब्रेट, गोल्ड ऑरेट, इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस ये थर्ड लास्ट रूल, मैंने कहा था आपको सिर्फ 3 रूल बताऊंगी, क्लियर। आप किसी भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिख सकते हो। तो नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका नेमिंग करना है। अगर वो सेंट्रल मेटल एटम आपके पास किस फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर वो आपके पास प्रेजेंट है इफ कंपाउंड इज कैटायनिक, इफ कॉम्प्लेक्स इज कैटायनिक, इफ कॉम्प्लेक्स इज कैटायनिक एंड इफ कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक। तो हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है तो उसका नेम सिंपली लिख दिया जाएगा, और अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो एनायनिक है तो उसका नेम ATE लगाकर दिया जाएगा, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर Fe है तो इसे हम बोलेंगे आयरन, अगर कोबाल्ट है तो उसे हम बोलेंगे कोबाल्ट, जो जिसका नाम है वही नाम लिख दिया जाएगा। अगर निकिल है तो हम बोलेंगे निकिल, अगर गोल्ड है तो हम बोलेंगे गोल्ड, सॉरी हाँ बिल्कुल गोल्ड, क्लियर। लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्स एनायनिक फॉर्म में है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स एनायनिक फॉर्म में है तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम के आगे देन ATE इज एडेड। लास्ट में क्या लग जाएगा बेटा, ATE लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आयरन है तो उसके लिए बोलेंगे फेरेट, क्या बोलेंगे, फेरेट। अगर गोल्ड है तो उसके लिए बोलेंगे ऑरेट, अगर कॉपर है तो उसके लिए बोलेंगे क्यूप्रेट, अगर कोबाल्ट है तो उसके लिए बोलेंगे कोबाल्टेट, क्लियर। तो इस तरीके से लास्ट में बस ATE लगा देना है। तो जब भी आपको किसी भी IUPAC नॉमेनक्लेचर का नाम देना है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, ध्यान क्या देना, कैटायन पहले लिखा जाएगा फिर एनायन लिखा जाएगा, यानी कि पॉजिटिव पार्ट जो आगे होता है उससे पहले, नेगेटिव पार्ट को बाद में। अब जब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने की बारी आएगी, जब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने की बारी आएगी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट स्पीसीज का नाम लिखने की बारी आएगी, तो सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखना है अल्फाबेटिकली, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम देना है। जब सेंट्रल मेटल एटम का नाम दो तो अगर वो कॉम्प्लेक्स कैटायन फॉर्म में था तो सिंपल जैसे वो लिखा हुआ है, और अगर वो कॉम्प्लेक्स एनायन फॉर्म में था तो आगे क्या लगा देंगे बेटा, ATE। एक बार जल्दी से इनका आप देख लो कि कैसे करना है, फॉलोड बाय सेंट्रल मेटल एटम, और यहां पर बेटा ब्रैकेट में उसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखेंगे, देन मेटल, देन यहां पे इसको करेक्ट कर देते अल्फाबेटिकली, फॉलोड बाय सेंट्रल मेटल एटम, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखेंगे ना अल्फाबेटिकली, देन हम लिखेंगे मेटल, देन मेटल followed by its oxidation state in Roman numbers, क्लियर। अभी एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान से पढ़ लो बेटा एक बार रूल सारे के सारे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटा नॉमेनक्लेचर करना। हमें एग्जाम्पल्स दिए हुए, क्या एग्जाम्पल दिया है बेटा, पहला ध्यान से देखना, K4FeCN6। अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि कैटायन कैसा है, एनायन कैसा है, तो कल ही मैंने आइडेंटिफाई करना सिखाया था। आप सबसे पहले क्या लिखोगे कि मैम यहां पर सिंपल कैटायन है, और एनायन कैसा है बेटा, कॉम्प्लेक्स एनायन है, यानी कि
सिंपल कैटायन है और कॉम्प्लेक्स एनायन है। इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे बेटा, जो सिंपल है उसका नाम भी सिंपली लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर पोटेशियम है तो सबसे पहले लिखा पोटेशियम, क्या लिखा बेटा, पोटेशियम। फिर अब कैटायन का नाम आपने लिख दिया, मैंने कहा था ना पहले कैटायन एनायन को पहचानना सीखो, तो कैटायन का नाम आप लिख चुके हो, अब आपका नॉमेनक्लेचर होगा एनायन का। और ये जो एनायन है ये ब्रैकेट में है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स एनायन है। क्लियर? तो एनायन कॉम्प्लेक्स है, कोई बात नहीं। कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, सबसे पहले लीगेंड का नाम लिखा जाएगा। लीगेंड कौन है, साइनो, कितने हैं 6, तो क्या लिखोगे, हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। लीगेंड का नॉमेनक्लेचर हो गया, हाँ। और कोई लीगेंड है, नहीं। देन मेटल, मेटल कौन है, आयरन। आयरन का नाम कैसे करें, तो मेटल का नाम लिखते टाइम क्या देखना था कि वो कॉम्प्लेक्स कैटायन फॉर्म में है या कॉम्प्लेक्स एनायन फॉर्म में है। ये कॉम्प्लेक्स एनायन फॉर्म में है। क्लियर? तो इसमें इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, आगे ATE लगा दिया जाएगा और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लो। आयरन को हमने क्या माना, X +4, 6 साइनाइड है, -1 चार्ज है, बराबर 2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +2, तो यहां पर हमने लिख दिया 2। इस तरीके से नॉमेनक्लेचर करना है बेटा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, सबसे पहले बताओ कि कैसा टाइप है इसका। जो आगे लिखा हुआ होता है वो कैटायन होता है, और अगर वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो वो कॉम्प्लेक्स कैटायन है। जो बाद में लिखा हुआ है वो एनायन है, और अगर वो ब्रैकेट में नहीं है तो वो सिंपल एनायन है। तो क्या लिखोगे बेटा, ये कैसा टाइप है, ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है, और एनायन कैसा है बेटा, सिंपल एनायन है। कॉम्प्लेक्स कैटायन है, सिंपल एनायन है। नॉमेनक्लेचर कर देते हैं फिर इसका। तो कैटायन पहले लिखा जाएगा, चाहे कॉम्प्लेक्स हो या सिंपल हो। तो अब इसका नाम करना है, तो कॉम्प्लेक्स है तो पहले किसको लिखा जाता है, लीगेंड को। लीगेंड कौन है, अमोनिया। तो कैसे नाम लिखोगे इसका, कितने अमोनिया है, 6। तो अमीन के लिए क्या हम यूज करते हैं, हेक्सा अमीन, हेक्सा अमीन। अब कोबाल्ट का नाम कोबाल्ट लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैटायन फॉर्म में मेटल का जो नाम होता है वो दे दिया जाता है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में कितनी आएगी बेटा, करो कैलकुलेट। इसको X माना, ये न्यूट्रल है, माइनस से इधर जाएगा 3 हो जाएगा, और एनायन सिंपल है तो उसका नाम भी सिंपल, क्लोराइड। क्लियर हो गया होगा बेटा इन 2 एग्जाम्पल्स और अच्छे से। नेक्स्ट थर्ड वन भी देखो बेटा, यहां पर पहले ब्रैकेट है और फिर बाद में सिंपल है। तो पहले जो होता है वो कैटायन होता है, और अगर वो ब्रैकेट में है तो कैसा है, ये है कॉम्प्लेक्स कैटायन। और एनायन कैसा है बेटा, सिंपल। तो कॉम्प्लेक्स कैटायन, सिंपल एनायन। जो भी हो, हमने अभी रूल्स में लिखा पॉजिटिव पार्ट इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन, तो पॉजिटिव पार्ट पहले लिखा जाएगा। कर दो इसका नॉमेनक्लेचर। क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पे अमीन भी है, वाटर भी है। अमीन के लिए यूज करते हैं अमीन, वाटर के लिए यूज करते हैं एक्वा। तो बेटा अमीन और एक्वा में से पहले कौन आएगा बेटा, जल्दी बताओ। अमीन और एक्वा में से पहले यहां पर आ जाएगा बिल्कुल एक्वा। तो यहां पे इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट एक्वा। कितने हैं ये 3 है, तो ये भी 3 रहे होंगे। इसका नाम हो जाएगा ट्राई एक्वा नहीं बेटा, यहां पे देखो अमोनिया है, इसके लिए हम बोलते थे इसे क्या, अमीन। क्लियर? अमोनिया के लिए हम क्या यूज करते हैं, अमीन। वाटर के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्वा, AQUA। क्लियर? अब यहां पर फर्स्ट लेटर दोनों का सेम है, यहां पर फर्स्ट लेटर दोनों का सेम है, A और A। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, तो हम नेक्स्ट लेटर पे जाएंगे। यहां पर M है, यहां पर Q है, और ABCDEFGHIJKLMNOP Q, तो M पहले आता है, Q बाद में आता है। तो पहले क्या लिखा जाएगा, पहले अमीन लिखा जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा यहां पर इस कंपाउंड का दैट ट्राई अमीन। बेटा बिल्कुल गैप नहीं रखना है, क्लियर, कोई कॉमा नहीं, कंटिन्यूटी में लिखना है। ट्राई अमीन
ट्राई एक्वा, क्लियर, ट्राई एक्वा। नेक्स्ट, अब सेंट्रल मेटल एटम जो है वो कॉम्प्लेक्स कैटायन फॉर्म में है, तो सिंपली उसका नाम लिख दिया जाएगा क्या, कोबाल्ट। नेक्स्ट, ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है, वाटर एक न्यूट्रल लिगेंड है, ऑक्सीडेशन स्टेट जब इस कोबाल्ट की कैलकुलेट करोगे तो यहां पर आएगा 3, और लास्ट में एनायन सिंपल है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, वो भी सिंपल रहेगा, दैट इज क्लोराइड। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट, इसी तरीके से देखेंगे इस कंपाउंड का हमें नॉमेनक्लेचर करना है। यहां पर एनायन कॉम्प्लेक्स है और कैटायन कैसा है बेटा, सिंपल। सबसे पहले हमें इनको पहचानना आना चाहिए। ये मैं हर एग्जाम्पल में इसलिए लिख रही हूँ, रिक्वायर्ड नहीं है, मैं लिख इसलिए रही हूँ बेटा क्योंकि ये चीज अगर क्लियर होगी, ये टर्म्स क्लियर होंगी, तभी आपको वो 3 रूल काफी हैं किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करने के लिए। क्लियर। यहां पर हमारे पास जो कैटायन है वो पोटेशियम है, तो कैटायन कैसा है बेटा, सिंपल है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, दैट इज सिंपल कैटायन। एनायन कैसा है, कॉम्प्लेक्स, तो हम इसे लिखेंगे दैट इज कॉम्प्लेक्स एनायन। तो यहां पर क्या है बेटा, यहां पर हमारे पास सिंपल कैटायन है और कॉम्प्लेक्स एनायन है, तो सबसे पहले हम कैटायन का नॉमेनक्लेचर करेंगे। कैटायन का नॉमेनक्लेचर करना है तो सिंपल है तो सिंपली फॉर्म में लिख दो, क्या लिखेंगे बेटा, दैट इज पोटेशियम। क्लियर, पोटेशियम। अब हमने कैटायन लिख दिया, कैटायन के बाद एनायन लिखा जाएगा। एनायन कैसा है, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स एनायन है तो नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, सबसे पहले लिगेंड्स को लिखा जाएगा। कितने हैं बेटा हाइड्रोक्सी ग्रुप, 4, तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज टेट्रा, दैट इज हाइड्रोक्सो, बिल्कुल गैप नहीं, कोई डैश नहीं, कोई कॉमा नहीं। अब जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है वो कैसे प्रेजेंट है बेटा, कॉम्प्लेक्स एनायन की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर, जिंकेट, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगी बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर +2, यहां पर -4, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी 2, कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। नेक्स्ट, यहां पर नॉमेनक्लेचर करना है। पहले जो लिखा हुआ होता है वो कैटायन होता है, बाद में जो होता है वो एनायन होता है। कैटायन कैसा हो गया बेटा, सिंपल, तो हम यहां लिख सकते हैं दैट इज सिंपल कैटायन। एनायन कैसा है बेटा, कॉम्प्लेक्स, तो हमने यहां पर लिख दिया दैट इज कॉम्प्लेक्स एनायन। अब इसका नॉमेनक्लेचर करना है, तो जो सिंपल है उसका नाम भी सिंपल, सोडियम तो सोडियम, कैटायन का नाम लिख दिया, हाँ जी। अब एनायन का नाम लिखा जाए, एनायन का नाम लिखना है तो पहले लिगेंड का नाम लिखा जाए, क्या है ये, ऑक्सलेटो। क्लियर, क्या है, ऑक्सलेटो, तो क्या लिखोगे, ट्राई ऑक्सलेटो। क्लियर, ट्राई ऑक्सलेटो। ये जो सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है ये कॉम्प्लेक्स एनायन में प्रेजेंट है, तो इधर क्या आ जाएगा बेटा, दैट इज फेरेट। क्या आ जाएगा बेटा, फेरेट। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहां पर कोई एनायन नहीं है लेकिन कैटायन तो है, तो कैटायन कैसा है, कॉम्प्लेक्स कैटायन है। कॉम्प्लेक्स कैटायन है तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा बेटा, सबसे पहले लिगेंड्स का नॉमेनक्लेचर किया जाएगा। लिगेंड्स में हमें अमीन भी दे रखा है और नाइट्रो भी दे रखा है। क्या बेटा, अमीन भी दे रखा है, नाइट्रो भी दे रखा है, तो पहले ये आ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, ट्राई अमीन, ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो। आप अगर एन रिप्रेजेंट करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि NO2 की तरफ से अगर बॉन्ड बना हुआ है, अगर ये ONO लिखा हुआ होता यानी कि नाइट्रोजन में डोनर ऑक्सीजन है, तो हम लिखते हैं नाइट्रीटो O, और अगर यहाँ पर NO2 लिखा हुआ है यानी कि डोनर नाइट्रोजन ही है, तो इसका नाम नाइट्रो ही रहेगा। N, इसका नाम क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कोबाल्ट, और कॉम्प्लेक्स कैटायन फॉर्म में है तो जो मेटल का नाम है वो सिंपल रहेगा। ब्रैकेट में क्या आ जाएगी बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट, वो 3 आ जाएगी, क्योंकि नाइट्रो भी न्यूट्रल लिगेंड है और अमोनिया भी न्यूट्रल लिगेंड है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, यहाँ पर भी हमें नॉमेनक्लेचर ही करना है। यहाँ पर एक हमारे पास कैसा कॉम्प्लेक्स है बेटा, हमारे पास कॉम्प्लेक्स है नॉन आयनिक। नॉन आयनिक है तो उसका नाम बिल्कुल सिंपली लिखा जाएगा जैसा होता है। क्लियर। अब इस केस में लिगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा, सिंपल तो कुछ है ही नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकल। क्लियर। ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो टेट्रा कार्बोनिल निकल भी लिखेंगे, उतना भी काफी है। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखो बेटा, यहां पर हम लिख सकते हैं, ये कैसा है हमारे पास सिंपल कैटायन है, सिंपल
कैटायन है और एनायन कैसा है बेटा, कॉम्प्लेक्स, तो हम लिख सकते हैं दैट इज कॉम्प्लेक्स एनायन। इसका नॉमेनक्लेचर करना है, कैसे करेंगे बेटा, दैट इज सबसे पहले मेटल का नाम, सॉरी कैटायन का नाम, ये कंफ्यूजन बहुत होगा बेटा क्योंकि बचपन से अब तक हम अल्कली मेटल्स को मेटल्स बोलते आए हैं, लेकिन यहाँ पर मेटल जब मैं बोल रही हूं तो बात होती है सेंट्रल मेटल एटम की। यहाँ जो हमारे पास पोटेशियम प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट है, काउंटर आयन की तरह प्रेजेंट है, ये यहाँ पर एक सिंपल कैटायन है। क्लियर? तो मेटल अगर मैं बोल रही हूं यानी कि मैं बात कर रही हूं सेंट्रल मेटल एटम की। सिंपल है तो इसका नाम सिंपली लिख दिया जाए दैट इज पोटेशियम। क्लियर? अब नॉमेनक्लेचर करना है एनायन का। एनायन ठहरा कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स में पहले नाम लिखा जाता है किसका, लिगेंड का, तो हेक्सा साइनो। क्लियर? कहीं कहीं साइनिडो भी मिलेगा तो गलत नहीं है, हेक्सा साइनो फेरेट। ब्रैकेट में लिख देते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी बेटा, दैट इज +3। कर लेना कैलकुलेट, कल इसलिए इतने सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करवाए थे बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना नहीं आता तो नॉमेनक्लेचर नहीं आता, क्योंकि अगर आपके आंसर में ये ऑक्सीडेशन स्टेट मिसिंग है तो आपका आंसर गलत है। हालांकि ऑप्शंस होते हैं बट स्टिल तुक्का तो नहीं मारोगे, अगर सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस है तब कैसे नाम लिखोगे उसका। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, यहां पर हमारे पास एक कंपाउंड हमें दे रखा था प्लेटिनम, उसके बाद हमें दे रखा है अमोनिया, ब्रोमीन, क्लोरीन, वाटर। क्लियर? ये 4 लीगेंड है, क्योंकि मैंने क्या सिखाया था, ब्रैकेट के अंदर जो पहला मेटल है वो आपका सेंट्रल मेटल एटम है, बाकी जो भी प्रेजेंट है वो सब के सब लीगेंड्स है। क्लियर? तो इन लीगेंड्स का नॉमेनक्लेचर करना है, चलो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स है बेटा, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, तो मैं लिख भी सकती हूँ इसे कि ये क्या है बेटा, ये नॉन आयनिक है। इसे आप नॉन आयनिक बोलो, इसे आप न्यूट्रल बोलो, एक ही बात है। इसका नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। इसका नाम है अमीन, इसका नाम है ब्रोमीडो, इसका नाम है क्लोरीडो, इसका नाम है एक्वा। और एक्वा और अमीन में से पहले कौन आता है बेटा, MnOPQ, तो पहले अमीन आता है, तो क्या लिखेंगे, एक ही है तो उसके लिए कुछ होता नहीं, तो क्या लिखोगे, अमीन एक्वा, उसके बाद ब्रोमीडो, उसके बाद क्लोरीडो, उसके बाद ये जो सेंट्रल मेटल एटम है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जो उसका नाम है दैट इज प्लेटिनम। तो जब नॉन आयनिक है तो मेटल का नाम सिंपल लिखा जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी बेटा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आ जाएगी 2, कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, अब बात करते हैं हम उन लिगेंड्स की जो कि पॉलीडेंटेट होते हैं, जिनकी डेंटिसिटी ज्यादा होती है। किससे ज्यादा होती है बेटा, जिनकी डेंटिसिटी हमारे पास 2 से ज्यादा डोनर साइट्स होती है या 2 डोनर साइट्स होती है। तो इस केस में क्या ध्यान रखना है, वो हर लीगेंड जिसके नाम में डाई आ जाए, ट्राई आ जाए, तो उस केस में अगर वो लीगेंड 2 हैं तो उसके लिए यूज करेंगे बिस, अगर वो लीगेंड 3 है तो यूज करेंगे ट्रिस, अगर वो लीगेंड 4 है तो यूज करेंगे टेट्राकिस। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, ध्यान से सुनना, वो लीगेंड्स जिनमें ऑलरेडी डाई ट्राई आता है, फॉर एग्जाम्पल EN, इसका नाम कल याद किया था, इथाइलिन डाई अमीन, इसमें डाई आता है, तो इस 2 के लिए आप डाई यूज नहीं करोगे, आप यूज करोगे बिस। तो हमारे पास वो पॉलीडेंटेट लीगेंड्स जिनके नाम के अंदर डाई ट्राई टेट्रा आता है, उनके लिए आप क्या यूज करोगे, बिस। 2 है तो बिस, 3 है तो ट्रिस, और 4 है तो आप यूज करोगे वहां पे दैट इज टेट्राकिस। क्लियर? तो इनका नॉमेनक्लेचर अब हम कर देते हैं। क्या बोला है यहां पर, देखना बेटा, कॉम्प्लेक्स कैटायन है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो सबसे पहले नाम लिखा जाएगा लीगेंड का। लीगेंड क्या है, EN, तो मैंने कल बोला था याद रखना आप क्या होता है ये EN। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बिस इथाइलिन, पूरा नाम लिखा जाएगा इथाइलिन डाई अमीन, बिस इथाइलिन डाई अमीन। फिर क्या आ जाएगा, मेटल, मेटल लिख दिया, निकल। ब्रैकेट में क्या आ गई बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 2। क्लियर? नेक्स्ट,
यहाँ पर आपको इसका नॉमेनक्लेचर करना है, यहाँ पर नॉमेनक्लेचर करना है। तो पहले देखो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है, सिंपल एनायन है, तो पहले लिखोगे कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कैटायन है और सिंपल एनायन है। मैम आपने ऊपर वाले के बारे में नहीं बताया, ऊपर एनायन तो कोई था ही नहीं, लेकिन कॉम्प्लेक्स कैटायन था, कॉम्प्लेक्स कैटायन था, इसलिए सेंट्रल मेटल एटम का नाम सिंपली लिख दिया था। अब इसका नॉमेनक्लेचर करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैटायन, कैटायन कॉम्प्लेक्स है तो पहले लिखे जाएंगे लिगेंड्स, लिगेंड्स में प्रेजेंट थे क्लोरिडो और इथाइलिन डायमीन। तो याद रखना बिस ट्रिस का जो बी है टी है या डाई ट्राई का जो डी है टी है, ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कंसीडर नहीं किए जाते। तो यहाँ पर क्या बोला है बेटा, यहाँ पर हमारे पास क्लोरिडो भी था और यहाँ पर इथाइलिन डायमीन भी था। तो सी और ई में से पहले क्या आता है बेटा, सी आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा दैट इज डाइक्लोरिडो। क्या बेटा, डाइक्लोरिडो। उसके बाद ईएन का नाम क्या है, इथाइलिन डायमीन, कितने हैं 2, तो बिस इथाइलिन डायमीन। उसके बाद हो गए लिगेंड्स कंप्लीट, हाँ जी। फिर आ गया कोबाल्ट, ब्रैकेट में आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, एनायन सिंपल है तो उसका नाम भी जो होता है दैट इज सल्फेट। तो क्या हो गया बेटा ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट, ये न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे -2 चार्ज, इस पे -2 चार्ज, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से आ रही है 4। क्लियर, कितनी आ रही है बेटा 4। तो ये आ गया बेटा इसका आंसर, क्योंकि इस पे -2 चार्ज है, यहां से +2 इधर जाएगा तो +2। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, यहां पे कैसा है हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैटायन और एनायन कैसा है बेटा सिंपल, तो हम लिख सकते हैं दैट इज सिंपल एनायन। तो कॉम्प्लेक्स कैटायन है, सिंपल एनायन है। नॉमेनक्लेचर कर देते हैं बेटा, पहले कैटायन ही लिखा जाएगा। तो कैटायन में यहाँ पर लिगेंड कौन कौन है, वाटर है, अमीन है। पहले क्या लिखा जाएगा बेटा, पहले लिखा जाएगा दैट इज अमीन, क्योंकि एम पहले आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा डायमीन। क्या नाम हो जाएगा बेटा, डायमीन टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा दैट इज कॉपर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैटायन है तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम सिंपल कॉपर, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट, लास्ट में क्लोराइड। क्लियर। तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी बेटा, ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, -2 का कितना आ गया +2। क्लियर है। तो सब जगह हम सेम रूल्स फॉलो करते हुए आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। सिर्फ 3 रूल दिमाग में क्लियर रखना, पॉजिटिव पार्ट पहले, नेगेटिव पार्ट बाद में। कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते टाइम लिगेंड पहले, फिर मेटल, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मेटल कॉम्प्लेक्स कैटायन फॉर्म में है तो जो उसका नाम है वही लिख देना है, और अगर कॉम्प्लेक्स एनायन फॉर्म में है तो आगे ATE लगा देना है, सिंपल। क्लियर। तो यहां से हमने बेटा नॉमेनक्लेचर करना सीखा, और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं बेटा। क्या क्वेश्चन है दैट इज, देखना ध्यान से, यहां पर ये कैसा है सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन लिख सकते हैं बेटा। बेटा अब क्या करना, जितने भी क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा रही हूं, जैसी स्लाइड आती है पहले वीडियो पॉज करो, फिर अपना नॉमेनक्लेचर करो, फिर अपना आंसर मैच करो। क्लियर। तो प्रैक्टिस साथ साथ करो, ताकि क्लास के बाद आज की क्लास को रिवाइज ही ना करना पड़े। जिनको लगता है ना इनऑर्गेनिक रट्टा है, रट्टा नहीं है, एक सिंगल स्लाइड हमने अभी तक पढ़ी है और हम उस पे कम से कम 20-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि हम इसमें प्रो हो जाएं, और अगर यहां से क्वेश्चन आ जाए तो गलती की कोई पॉसिबिलिटी ना बने। क्लियर। तो जल्दी जल्दी हम इनका नॉमेनक्लेचर करेंगे, थोड़ा स्पीड में, ध्यान क्या देना, अपना आंसर मैच करते जाओ अब, क्योंकि समझ में पूरा आ चुका है बेटा। तो ये कैसा है, ये सिंपल कैटायन है और कॉम्प्लेक्स एनायन है। तो सिंपल कैटायन है, कॉम्प्लेक्स एनायन है, कोई बात नहीं, नॉमेनक्लेचर करना शुरू करते हैं। नॉमेनक्लेचर किया तो सिंपल कैटायन है तो उसका नाम क्या होता है सीजियम, तो लिख दिया सीजियम। यहां पर क्या आ जाएगा हेक्सा, हेक्सा नहीं है टेट्रा है, टेट्रा एक्वा, क्या लिख रही हूं मैं, टेट्रासाइनो ऑरेट, ब्रैकेट में आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या आ जाएगी बेटा दैट इज X -4 + 2, यहां से आ गई 2,
नेक्स्ट देखो बेटा, इस कंपाउंड का नाम लिखना है कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन। क्या है? कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन। तो कोई बात नहीं, इसका भी नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे तो वो भी कॉम्प्लेक्स है, तो इसका नाम हो जाएगा दैट इज अमीन, दैट इज क्लोरिडो। ए और सी में से पहले क्या आएगा बेटा? ए। तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा अमीन, क्लियर, डाइक्लोरिडो प्लेटिनम, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी कितनी? माइनस, ये हो गई 4। अब कॉम्प्लेक्स एनायन का नॉमेनक्लेचर टेट्राक्लोरिडो, टेट्राक्लोरिडो प्लेटिनेट, ब्रैकेट में आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज कितनी? यहां से -4 इधर जाएगा प्लस, तो ये हो गया 2। क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा, प्रूशियन ब्लू कलर सॉल्यूशन, इसका होता है बेटा, ये कंपाउंड हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, प्रूशियन ब्लू कलर का। ये वो कॉम्प्लेक्स होता है Fe4 FeCN6 होल 3। क्लियर? इसका नाम आया था डी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर में। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर क्या है? सिंपल, सिंपल क्या है हमारे पास? कैटायन। और कॉम्प्लेक्स क्या है? एनायन। तो ध्यान क्या रखना है बेटा, इस बार सेंट्रल मेटल एटम जो है, यहाँ पर जो कैटायन हमारे पास प्रेजेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 बार रिप्रेजेंट किया जाएगा। आयरन, क्लियर? तो क्या लिखेंगे? दैट इज आयरन, ब्रैकेट में आ जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। कैलकुलेट करना बेटा, इधर +4 जाएगा, इधर +3 जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनायन है, इसका नाम लिखेंगे तो हेक्सा साइनो। क्या बेटा? हेक्सा साइनो। ये आ गया फेरेट, ब्रैकेट में आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ -4 आया तो यहाँ आ जाएगा 2। क्लियर? चेक कर लेना बेटा अपने आंसर सारे के सारे। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, यहां पर भी आपको IUPAC नोमेनक्लेचर करना है इन कंपाउंड्स का। क्लियर? तो अब बेटा मैं मेंशन नहीं करूंगी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कैटायन है या एनायन है, क्योंकि अब तक आपको याद हो चुका होगा, अब तक आपको याद हो चुका होगा कि कैटायन एनायन सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। कल ही देखना बताया था, आज मैं 12-15 एग्जाम्पल में वो ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पर हमको इनका IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। चलो जल्दी जल्दी बेटा, हर स्लाइड पे आपको वीडियो पॉज करना है और अपना आंसर लिखना है। क्या नाम हो जाएगा इसका? सबसे पहले एक्वा और अमीन में से पहले किसे लिखोगे? एक्वा, अमीन को। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, क्लियर, दैट इज क्रोमियम, ब्रैकेट में आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट और क्लोराइड। क्लियर? तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी? दोनों न्यूट्रल लिगेंड है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा वीडियो पॉज करना, पहले इसका नाम लिखना। क्या नाम हो जाएगा इसका? कॉम्प्लेक्स कैटायन है, कॉम्प्लेक्स एनायन है, इसका नाम हो जाएगा डायअमीन सिल्वर, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका नाम क्या हो जाएगा? डायसाइनो अर्जेंटेट, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी बेटा? यहां पर इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसका नाम, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मानी जाएगी? 1 मानी जाएगी। और डायसाइनो अर्जेंटेट, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? यहाँ पर कितना चार्ज है? अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो हम कितना मानेंगे एनायन पे? -1। तो -2 इज इक्वल्स टू -1, उधर जाएगा तो 1, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी दोनों की। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, अगर कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन है तो इस फॉर्मूले का फॉर्मेशन कब हुआ होगा? अगर मैं यहाँ लिख दूं कि ये पूरा x है, ये पूरा y है, तो ये x है, ये y है, ये कैटायन है, ये एनायन है। क्लियर? तो इस पे चार्ज +1 रहा होगा, इस पे चार्ज -1 रहा होगा, तभी तो इसका फॉर्मूला XY बना होगा। मानते हो? यही तो हमने यहाँ पे किया है। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे +1 चार्ज है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे -1 चार्ज है, ये मानते हुए मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट किया है। तो इसको मैंने x माना, ये न्यूट्रल है तो बराबर कितना आ गया? +1। इधर इसको x माना, यहाँ पर ये -2, क्योंकि एक साइनाइड पे -1 होता है, बराबर -1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया बेटा? दैट इज +1।
क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, अब इसका नॉमेनक्लेचर करना है। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका? यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अब बेटा फर्स्ट लेटर जो है, फर्स्ट लेटर आप कैपिटल भी लिख सकते हो, स्मॉल भी लिख सकते हो, लेकिन उसके बाद कैपिटल लेटर नहीं आना चाहिए। क्लियर? लिखने का तरीका ऐसा हो, कोई गैप ना हो, कोई कॉमा ना हो। क्लियर? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये अमीन है, ये क्लोरिडो है, ये नाइट्रो है। तो सबसे पहले क्या आता है? दैट इज डाई अमीन। अमीन सबसे पहले आता है, तो डाई अमीन। अमीन के बाद ए के बाद क्या आता है? सी, तो दैट इज क्लोरिडो। इसके बाद क्या आता है? नाइट्रो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दैट इज नाइट्रो। अब आप यहाँ एन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि नाइट्रो इज अ एम्बीडेंटेट लिगेंड। इसके पास नाइट्रोजन भी डोनर होता है, ऑक्सीजन भी डोनर होता है। तो यहाँ पर अगर नाइट्रोजन से डोनेट कर रहा है तो एन लिखेंगे। मैम आपको कैसे पता चला नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है? अगर ऑक्सीजन डोनेट कर रहा होता तो ONO लिखा हुआ होता। क्लियर? अब क्या आ जाएगा इधर? दैट इज प्लैटिनम। तो कहीं पे भी कॉमा, गैप और डैश नहीं लगाना है, बाकी आप नाम लिखते जाओ। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया बेटा? अमोनिया न्यूट्रल, नाइट्रो न्यूट्रल, क्लोरीन, तो इसका आ गया 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है बेटा? तो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 आ गई। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं दैट K3Cr(C2O4) होल थ्राइस। यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास सिंपल कैटायन है, कॉम्प्लेक्स एनायन है। तो जो सिंपल है उसका नाम भी सिंपली लिखा जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दैट इज पोटेशियम। क्लियर? पोटेशियम। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्सलेट है इसका नाम, तो ये हो गया ट्राई ऑक्सलेटो। ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनायन है। ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी? इधर से +3, इधर से -6, तो ये आ गया 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट COCl2En ट्वाइस। अब यहां पर भी क्लोरीन को देखो और इथाइलिन डायमीन को देखो। तो E और C में से पहले क्या आता है बेटा? E और C में से पहले आता है दैट इज C। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाइक्लोरिडो। अब आपकी इच्छा है बेटा, पहला लेटर आप चाहो तो स्मॉल लिखो, कैपिटल लिखो, लेकिन उसके बाद स्मॉल में चलने दो। डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो। इसके बाद अब इथाइलिन डायमीन में डाई आता है, तो 2 के लिए क्या यूज करेंगे? बिस। बिस इथाइलिन डायमीन। क्लियर? फिर कोबाल्ट, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोराइड। क्लियर? तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितने आ गए बेटा? Cl पे -1 चार्ज है, ये Cl पे भी -1 चार्ज होगा, तो 3 आ गई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? नेक्स्ट कंपाउंड देखेंगे दैट इज CONH3(5) CO3 और Cl। ये CO3 क्या होता है ये हमें नहीं पता बेटा। ये जो CO3 है ना, ये बोलते हैं कार्बोनेट को, पता है ना, चार्ज के साथ रिप्रेजेंट नहीं किया है। CO3-2, तो ये भी एक लीगेंड है। ये भी क्या है बेटा? एक लीगेंड है जो इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इस पे ऑक्सीजन है जिसपे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। उसका नाम क्या है? कार्बोनेट। और अगर एज अ लीगेंड इसे हम यूज कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? कार्बोनेटो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर ये है कार्बोनेटो, ये है अमीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दैट इज पेंटाअमीन। पेंटाअमीन क्यों आएगा बेटा? क्योंकि यहां पर हमारे पास 5 अमीन ग्रुप है। तो पेंटाअमीन कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। क्लियर? सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोराइड। क्लियर? तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी? इसमें -2 चार्ज है, इधर -1, 3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। क्लियर? तो जिस पे जितना चार्ज होता है उसके बेसिस पर हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे HgCOSCN4। अब ये SCN क्या होता है बेटा? थायोसाइनाइड होता है, थायोसाइनेटो, सिंपल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? ये क्या है? मरकरी। तो सबसे पहले इसको लिख देंगे, और जब भी हमारे पास D ब्लॉक एलिमेंट कोई भी आ जाएगा
तो डी ब्लॉक एलिमेंट वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाएगा, और यहाँ पर मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है तो उसे बिल्कुल रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्या नाम हो गया बेटा इसका? टेट्रा थायोसाइनेटो। थायोसाइनेटो सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्स एनायन फॉर्म में है, तो कोबाल्टेट ब्रैकेट में आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट, कितनी आ जाएगी बेटा? दैट इज 3। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, यहां पर हमें इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन में हमें IUPAC नोमेनक्लेचर दे रखा है, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? कंपाउंड देखते थे, कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, ये टाइप देखकर हम उसका IUPAC नोमेनक्लेचर कर रहे थे। अब हमें ऑलरेडी IUPAC नोमेनक्लेचर दे रखा है और हमें बोला है कि इस कंपाउंड का फॉर्मूला बताओ। तो बेटा आपको ये तो पता है कि लिगेंड का नाम कैसे लिखा जा रहा था, कॉम्प्लेक्स पहले क्या लिखा जाता है, बाद में क्या लिखा जाता है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कितना प्रेजेंट है। और ऑक्सीडेशन स्टेट सेटिस्फाई करते हुए हम ये भी देख लेंगे कि मेटल जो है या आपका जो कैटायन है या जो एनायन है वो कितने प्रेजेंट है। क्लियर? तो क्या लिखा हुआ है? टेट्रा अमीन। जैसे ही आपने नाम पढ़ा सबसे पहले आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे NH3 4। फिर आपने देखा एक्वा, एक्वा लिखा हुआ है तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? H2O, क्योंकि एक ही है। फिर लिखा है क्लोरिडो तो आप क्या लिखोगे? क्लोरीन। फिर लिखा है कोबाल्ट तो आपने लिख दिया सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट। ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट थी, यानी कि यहां पर हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर खत्म होता है। अब बोला है क्लोराइड, पर ये Cl होगा, Cl2 होगा या Cl3 होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा? 3। इधर हमारे पास बेटा एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन पे -1 चार्ज होगा, तो हमें कितने और क्लोरीन चाहिए ताकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ जाए? बिल्कुल 2 चाहिए। ये हो गया इस IUPAC नोमेनक्लेचर के बेसिस पर इस कंपाउंड का नाम। तो क्या नाम हो गया बेटा इसका? दैट इज CONH3 H2O Cl नाम देना आ गया बेटा। नेक्स्ट देखो, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट। पोटेशियम लिखा हुआ है तो हमें क्या पता है बेटा? यहाँ पर पोटेशियम किस तरीके से प्रेजेंट होगा? पोटेशियम हमने लिख दिया K। टेट्रा हाइड्रोक्सो यानी कि अब लिगेंड का नाम लिखवा रहा है तो हमने लिखा OH4। जिंकेट यानी कि कॉम्प्लेक्स एनायन है और कोई लिगेंड नहीं है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक की 2 है। बेटा जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 कब आएगी? यहां से -4 हो गया। क्लियर? यहां से -4 चार्ज हमें मिल गया, हमें यहां से कितने प्लस चाहिए ताकि ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास 2 आ जाए? बिल्कुल 2 चाहिए, क्योंकि यहां पर इसको x मानेंगे, +2 -4 बराबर 0, तब जाके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो बेटा ये कैटायन कितने हैं या ये एनायन कितने हैं, इसका आंसर आप कर सकते हो सेटिस्फाइड करने में ऑक्सीडेशन स्टेट को, और आप किसी भी IUPAC नोमेनक्लेचर से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला भी बता सकते हो। क्लियर? तो ये हो गया K2ZnOH4। नेक्स्ट देखना बेटा, पोटेशियम। अगेन पहले पोटेशियम प्रेजेंट है तो हमने लिख दिया K। ट्राई ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो बोलते हैं C2O4 को, कितना है? 3। एल्यूमिनेट यानी कि कॉम्प्लेक्स एनायन है, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब देखो ध्यान से, पोटेशियम कितने होंगे कैसे पता चलेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, इसको माना x, यहां से मिला -6, तो यहां से हमें कितना प्लस चाहिए ताकि ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ जाए? 3। क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा, डाइक्लोरिडो, 2 क्लोरिडो है, बिस इथेन 1,2 डायमीन, बिस इथेन 1,2 डायमीन बोलो या इथाइलिन डायमीन बोलो, एक ही बात है। तो यहां से क्या आ गया? En ट्वाइस। कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम, ये हो गया इस कंपाउंड का फॉर्मूला। क्लियर? देख लो बेटा, डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डायमीन 3, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला COCl2 En ट्वाइस। क्लियर? यहाँ पे बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट शायद गलत लिखी हुई है, ये 2 आएगा क्योंकि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 है। क्लियर? तो ये 2 आना चाहिए तब ये फॉर्मूला सही होगा। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं बेटा, क्योंकि ये लिखेंगे तो ये गलत है। नहीं नहीं, हो सकता है ना कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो तो इस पे कितना चार्ज हो?
+2 चार्ज हो, ये भी हो सकता है। क्लियर? तो फिलहाल हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, एक चीज हमें करेक्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, टेट्रा कार्बोनिल निकल, सिंपल, टेट्रा कार्बोनिल निकल, कोई चार्ज नहीं है, तो ये हो गया इसका नाम। क्लियर है बेटा एकदम? तो ये हमारे पास सारे कंपाउंड्स हैं, ये इनका फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, अरे और भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन होमवर्क दे दिया जाए, सारे ही मैं कराती जा रही हूँ। ऐसा करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं, हिंट मैं सबकी दे देती हूँ, आंसर्स हम कल मैच कर लेंगे। क्लियर? ये क्वेश्चन मैंने दिया आपको होमवर्क, इसको हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, क्योंकि आज के सारे मैं करती जा रही हूँ, तो ताकि डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। इसका नाम हो जाएगा हेक्सा अमीन कोबाल्ट क्लोराइड, ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेना, पेंटा अमीन क्लोरिडो कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोराइड, हेक्सासाइनोफेरेट, नहीं पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, क्लियर, पोटेशियम ट्राइऑक्सलेटो फेरेट, यहां पर ये हो जाएगा पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो पैलेडेट, यहां पर ब्रैकेट कहीं क्लोज नहीं हो रहा है। क्लियर? ट्वाइस, ठीक है, सही है एकदम, बस ये 2 छोटा हो जाएगा, नहीं तो यही गलतियां हो जाएंगी बेटा आपसे। क्लियर? 1 2 3 4, ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा होमवर्क है, ट्राई करना, कल की क्लास में स्टार्ट ही यहां से करेंगे। अभी हमने 45 मिनट्स में सिर्फ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के रूल्स, कंपाउंड का नाम लिखना और नाम से कंपाउंड हम दोनों लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बॉन्डिंग इन, दैट इज बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस। बेटा मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके लिए अलग अलग कंसेप्ट्स दिए गए, अलग अलग थ्योरीज दी गई, जिनमें सबसे पहले जो थ्योरी दी गई थी वर्नर्स थ्योरी थी। अगर आप एनसीईआरटी उठाओ, जो कि उठानी ही नहीं है जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि मैं चैप्टर खत्म होने के बाद आपको पढ़ने के लिए बोलूंगी और वो भी रिक्वायर्ड नहीं है। वर्नर थ्योरी पहली थ्योरी थी बेटा जिसने बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। अब तक कोई थ्योरी, चैप्टर की शुरुआत ही यहीं से होती है, लेकिन तब तक आपको नहीं पता था लिगेंड क्या होता है, सेंटर मेटल एटम क्या होता है, इसलिए पहले मैंने आपको वो बताया, अब ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, द मोस्ट इंटरेस्टिंग। क्लियर? हमने केमिकल बॉन्डिंग में जो पढ़ी थी कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, वो तो बहुत छोटी सी थी, ये हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा। क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, जहां पर हम ये बताएंगे कि कौन सा कंपाउंड स्टेबल है, कौन सा कंपाउंड स्टेबल नहीं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए भी दी गई है, ऑर्गेल डायग्राम्स होते हैं, बट नॉट इन अ नीट सिलेबस, नॉट इन अ एनसीईआरटी, ये हमारे सिलेबस में नहीं है और इनमें नीट में आज तक क्वेश्चन नहीं आया। सेम इसी तरीके से बेटा लिगेंड फील्ड थ्योरी, तो ये सभी थ्योरीज दी गई थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस के लिए, लेकिन हमारे सिलेबस में जो कंसेप्ट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं बेटा? वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये हमें नहीं पढ़ना। स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहले, दैट इज वर्नर थ्योरी से। क्लियर? स्टार्ट करते बेटा सबसे पहले, दैट इज वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वर्नर थ्योरी इज द फर्स्ट थ्योरी जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए दी गई थी। बेटा हम जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, ये फर्स्ट टाइम वर्नर ने ही बताया था, और उन्होंने इस कंसेप्ट को बताया था, डिफाइन किया था 2 तरह की वैलेंसी। कौन कौन सी थी बेटा? एक थी प्राइमरी वैलेंसी और एक थी सेकेंडरी वैलेंसी। अब आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ चुके हो, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूं, प्राइमरी वैलेंसी जो उन्होंने डिफाइन की थी, दैट इज यूज्ड फॉर द टर्म ऑक्सीडेशन नंबर। अब मैं जब जब बोलूं बेटा प्राइमरी वैलेंसी, आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि मैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रही हूं। क्लियर?
और सेकेंडरी वैलेंसी वर्ड जो उन्होंने यूज किया था वो उन्होंने यूज किया था कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए। तो जब जब मैं सेकेंडरी वैलेंसी के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूं, यानी कि मैं सेकेंडरी वैलेंसी की बात कर रही हूं, प्राइमरी वैलेंसी दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करती हूं तो ये सेंट्रल मेटल एटम के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात कर रही हूं तो हमारे पास लिगेंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, एनाइंस भी प्रेजेंट होते हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम की जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उसे सेटिस्फाई कौन करता है बेटा? जो नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं, जो नेगेटिव आयंस होते हैं। क्लियर? तो यहीं से हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे बेटा। सबसे पहले वो की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो इनके पोस्टुलेट्स थे, कभी नहीं आने वाले, बट पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वर्नर ने डिफाइन क्या क्या था। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर जो होता है, मेटल शोज टू टाइप्स ऑफ लिंकेजेस। मेटल दो तरीके के बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर? एक लिंकेज वो शो करता है वैलेंस, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर? द प्राइमरी वैलेंसी आर नॉर्मली आयनाइजेबल। अब एक बात बताना बेटा, आयनाइजेबल का मतलब क्या होता है? जो आयनाइज हो सकता है, जो आयंस में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट होता है, चाहे वो कैटायन हो या एनायन हो, उस पे कोई ना कोई चार्ज होता है। और अगर उस पे कोई ना कोई चार्ज होता है तो वो सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने में काम आता है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमें बताते हैं वो प्राइमरी वैलेंसी कैसी है? आयनाइजेबल है, वो आयंस में कन्वर्ट हो सकती है। एंड आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, क्योंकि अगर कोई न्यूट्रल होगा तो वो तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई जीरो कंट्रीब्यूशन देता है। तो प्राइमरी वैलेंसी जिसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहे हैं, उसी के लिए बोला है कि वो आयनाइजेबल होता है एंड सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। नेक्स्ट बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑल अबाउट, ये बात कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी जो हमारे पास होती है वो कैसी होती है बेटा? नॉन आयनाइजेबल, जो कि आयनाइज नहीं हो सकती, क्योंकि वो कहां प्रेजेंट होते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। क्लियर? ये हम पढ़ चुके हैं। दीज आर सेटिस्फाइड बाय, और उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगेंड्स होते हैं वही कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताते हैं। तो वो लिगेंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और साथ साथ नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं। क्लियर? तो ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये किसके बराबर होती है? दैट इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर? एंड इट इज फिक्स्ड फॉर अ मेटल। कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का क्या होता है? फिक्स होता है, या तो 6 होगा या 4 होगा या 5 होगा। तो सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर, primary valency is all about the oxidation number of central metal atom. The ions groups bond by the secondary linkages to the metal have characteristic spatial arrangement corresponding to different coordination number. अरेंजमेंट अलग अलग होता है, लेकिन वर्नर थ्योरी ना तो स्ट्रक्चर के बारे में बता पाई, ना शेप के बारे में बता पाई, ना मैग्नेटिक नेचर के बारे में बता पाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। लेकिन दो चीजें इसने हमें बहुत इंपॉर्टेंट डिफाइन की, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पर ही हम डिसाइड करते हैं कि ब्रैकेट के अंदर कितने लिगेंड्स लेने हैं और कितने एनायंस बाहर जाएंगे। क्लियर? अब देखो बेटा ध्यान से, वर्नर थ्योरी, हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है तो मेटल में दो टाइप की वैलेंसी है। तो मैंने आपको एक चीज बता दी, वो क्या बता दी बेटा? कि प्राइमरी वैलेंसी इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर। अगर प्राइमरी वैलेंसी हमें ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बताती है तो क्या मैं लिख सकती हूं कि वो आयनाइजेबल होता है? बिल्कुल। क्या होता है? आयनाइजेबल। वहीं पे बेटा अगर मैं बात कर रही हूं सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में तो वो कैसी है? नॉन आयनाइजेबल, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर जब हम किसी का भी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें न्यूट्रल लिगेंड्स भी होते हैं, तो वो तो नॉन आयनाइजेबल होते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर तो चाहे नेगेटिव लिगेंड हो चाहे न्यूट्रल लिगेंड हो, वो आयनाइजेबल तो होता ही नहीं है, क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर होता है, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है। और ये बताया किसने था? वर्नर ने। क्लियर? नेक्स्ट, और क्या हम इसके लिए बता सकते हैं बेटा? प्राइमरी वैलेंसी दैट इज नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि ये कोई बॉन्ड तो बना नहीं रहा है तो इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन
ये जो लिगेंड्स होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, तो अगर लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को दे रहा है तो उसका कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, उस डायरेक्शन में वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी हो गई बेटा, ये कैसे होते हैं, दैट इज डायरेक्शनल। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें प्राइमरी वैलेंसी की, तो इसके बारे में हम और क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं, दोनों की अगर हम बात करें बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट हो या कोऑर्डिनेशन नंबर हो, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम आइडेंटिफाई कर लें तो हमें उसकी ज्योमेट्री पता नहीं लग सकती। ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि सेंट्रल मेटल एटम कितने लिगेंड से सराउंडेड है, ये जरूर हमें बता सकता है कि उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री, दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री। वहीं पे बेटा अगर हम बात करें इसकी दैट इज सेकेंडरी वैलेंसी, तो ये क्या हो गया बेटा, ये तो बिल्कुल ज्योमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री। ये बिल्कुल हमें उसकी ज्योमेट्री को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट बेटा ये जो हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी होती है दैट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, जनरली सेटिस्फाइड बाय, क्योंकि जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं तो जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है उसी का कंट्रीब्यूशन होता है, सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, क्लियर। और वहीं पे अगर हम इसकी बात करें तो सेकेंडरी वैलेंसी के लिए न्यूट्रल लिगेंड भी हो सकता है, नेगेटिव आयन भी हो सकता है, पॉजिटिव आयन भी हो सकता है। तो सेटिस्फाइड बाय, दैट इज सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल, नेगेटिव और पॉजिटिव लिगेंड। क्योंकि लिगेंड होता है वो तो इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो बिल्कुल वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जितने भी बनाते हैं वो तो सभी हेल्प करते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए। नेक्स्ट बेटा लास्ट पॉइंट, ये जो हमारे पास होती हैं प्राइमरी वैलेंसी जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है, इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अकॉर्डिंग टू वर्नर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस। अभी मैं आपको रिप्रेजेंट करके बताऊंगी इनकी स्ट्रक्चर जैसे वर्नर ने बताया, क्लियर। एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइंस, रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइंस। तो बेटा मैं फिर से पूरा कंक्लूड कर देती हूं, वर्नर थ्योरी पहली थ्योरी थी जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पहली बार हमें रिप्रेजेंट करना सिखाया। उन्होंने अपनी थ्योरी में प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को डिफाइन करते हुए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना सिखाया, क्योंकि उससे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन स्फीयर में रिप्रेजेंट नहीं किया गया था। उन्होंने डिफाइन किया कि भाई एक जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसकी दो तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी। ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है दैट प्राइमरी वैलेंसी इज all about, that primary valency is all about the oxidation number। क्या बताती है बेटा, ये प्राइमरी वैलेंसी हमें बताती है एक तरीके से सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। वहीं पे बेटा ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये हमें बताती है अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी के लिए उन्होंने बोला कि प्राइमरी वैलेंसी जो बताते हैं वो प्राइमरी वैलेंसी को डिफाइन करने के लिए जो आयन रिस्पॉन्सिबल है वो आयनाइजेबल होता है। बिल्कुल सही बोला, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी बताएगा वो आयनाइजेबल है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो काउंटर आयन होता था उस पर जो चार्ज होता था वो इंक्लूड होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में कैलकुलेट करने में। नॉन डायरेक्शनल, कोई डायरेक्शन नहीं बताते। जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी मेटल का कैलकुलेट कर रहे हैं तो किस पे कितना चार्ज है इसका कोई रोल नहीं है डायरेक्शन बताने में।
नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री, ना हमें ज्योमेट्री बताने में कोई हेल्प करते। सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, ऑब्वियसली जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं तो न्यूट्रल लिगेंड का तो जीरो कंट्रीब्यूशन होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल का, न्यूट्रल आयन का जीरो कंट्रीब्यूशन होता है, तो दैट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। तो अभी मैं आपको सेटिस्फाई करके भी बताऊंगी कि कैसे नेगेटिव आयंस इसको सेटिस्फाई करते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, अभी हम इनका रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे, तो डॉटेड लाइन इज ऑल अबाउट इस तरीके से हम इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे, हमने वर्णन किया था। क्लियर? नॉन आयनाइजेबल, कोऑर्डिनेशन नंबर जो बताते हैं वो ब्रैकेट के अंदर होते हैं, तो वो आयनाइजेबल नहीं होंगे, ऐसा वर्णन ने बोला। तभी हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कल जो पहली डेफिनेशन लिखी थी कि वो जो होते हैं अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं आयंस, ठीक है, तो ये हमने कल ही पढ़ा था बेटा, दैट इज नॉन आयनाइजेबल। डायरेक्शनल, जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कैसे बनता है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉन्ड बना रहा है तो डायरेक्शनल है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री, ऑब्वियसली कितने उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है ये हमें हेल्प करेगा उसकी ज्योमेट्री को बनाने के लिए। सेटिस्फाइड बाय, अब लिगेंड तो न्यूट्रल भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, कल ही पढ़ा है, तो इनसे सेटिस्फाई हम इनको कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइंस, इनको हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, अभी मैं आपको रिप्रेजेंट करके बताती हूँ। एक बार इन्हें रीड आउट कर लो बेटा। क्लियर? हो सकता है कुछ आयंस ऐसे भी हो जो कि दोनों वैलेंसी शो करें, प्राइमरी भी सेकेंडरी भी। क्लियर? तो उन्हें हम दोनों से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, मान लो बेटा। सबसे पहले ना कंपाउंड को इस फॉर्म में लिखा जाता था, देख रहे हो, COCl3.6H2O। अब ये जो COCl3.6H2O यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप इसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म में कैसे लिखोगे? तो पहली बार वर्नर ने रिप्रेजेंट करना सिखाया। उन्होंने क्या कहा? पहले आप इसकी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करो। क्लियर? कैसे करोगे बेटा? 3 क्लोरीन है और 6 वाटर मॉलिक्यूल है। हमें यह पता है कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन वो प्राइमरी में तो बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो इसको कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है बेटा? इसको लिखा कोबाल्ट, अंदर लिख लिए 6 वाटर मॉलिक्यूल। तो यही उनका ड्रॉबैक था कि उन्होंने कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स मानकर चला, या तो 6 या 4। तो अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल लिगेंड वाटर है तो उसको अंदर रखा जाएगा, बाकी बचे हुए क्लोरीन तीनों बाहर। तो अब इस केस में ये जो 6 वाटर मॉलिक्यूल है ये क्या है? न्यूट्रल है। ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है? इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को। वहीं पे ये जो क्लोरीन यहाँ पर प्रेजेंट है, ये क्लोरीन यहाँ पर इसकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को। क्या इसका कोई कंट्रीब्यूशन है सेकेंडरी वैलेंसी में? नहीं है। तो यहां से उसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना सिखाया। अब इसको मैं अगर इस तरीके से लिख सकती हूँ बेटा, ये मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो मैं इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या बनाऊंगी बेटा? देखना, मैं इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या बनाऊंगी? तो मैंने इधर लिखा कोबाल्ट। क्लियर? तब तक ज्योमेट्री कुछ और बताई नहीं गई थी, बट ये बोला था कि प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से दिखाया जाएगा और सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से दिखाया जाएगा। तो सॉलिड लाइन से मैंने 6 वाटर मॉलिक्यूल पहले बना दिए। ये अमोनिया, 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 ये लो वाटर था, वाटर, वाटर, इन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर देकर इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। ये हमारी सेकेंडरी वैलेंसी को बता रहा है, ठीक है। और प्राइमरी वैलेंसी को कैसे रिप्रेजेंट करना है? ऑक्सीडेशन स्टेट को बताने में कौन हेल्प कर रहा है? H2O कर रहा है? नहीं, न्यूट्रल लिगेंड का तो 0 कंट्रीब्यूशन होगा, क्लोरीन का कंट्रीब्यूशन जरूर है, तो इसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करना है, डॉटेड लाइन से। क्लोरीन कहीं पे भी कर दो अकॉर्डिंग टू वर्नर, क्लोरीन। तो पहली बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना सिखाया वर्नर ने कि कैसे आप उसका फॉर्मूला बनाओगे। तो उन्होंने कहा आप उसकी प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हुए उसका फॉर्मूला फॉर्मेशन करोगे। अब फॉर्मूला फॉर्मेशन जब हो गया तो उसकी और भी प्रॉपर्टीज आई जिसका हम यूज कर पाएंगे, लेकिन पहले हम सिर्फ रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। चलो बेटा, अब इस कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, कर देते हैं। इस कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले ना ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन लिखो, सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करो, और वो 6 मानकर चलना है, ऐसा वर्नर ने कहा, कोई रीजन नहीं दिया। तो क्या लिखा? कोबाल्ट। बेटा 5 वाटर मॉलिक्यूल है, 3 क्लोरीन है, क्या करोगे?
सबसे पहले आपको ये पता है कि वाटर प्राइमरी वैलेंसी में तो कोई कंट्रीब्यूशन दे नहीं सकता, तो इसी को अंदर रखोगे, तो वाटर अंदर कितने रखे 5, लेकिन फिर तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आएगा। तो इस 3 क्लोरीन में से कितने क्लोरीन अंदर रखोगे 1, इन द फॉर्म ऑफ लीगेंड। तो बाहर कितने क्लोरीन बचे 2। ये बन गया इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला। अब यहां पर ये जो क्लोरीन है ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने में भी होता है, और ये क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ लीगेंड भी प्रेजेंट है, तो ये इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट। सबसे पहले सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर देते हैं, 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं और 1 क्लोरीन है, तो जल्दी से हमने 5 वाटर मॉलिक्यूल बना दिए, और 1 क्लोरीन बना दिया। अब ये जो क्लोरीन है अब सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई वाला बना देते हैं, तो हमने बना दिया क्लोरीन, 2 क्लोरीन बना दिए बाहर वाले, लेकिन ये क्लोरीन भी तो कर रहा है, तो इस क्लोरीन को सॉलिड लाइन से भी रिप्रेजेंट किया और डॉटेड लाइन से भी। इस तरीके से उन्होंने कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना सिखाया। तो अभी हमने वर्नर थ्योरी में सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करते हुए कोई भी अगर हमारे पास फॉर्मूला इस तरीके से लिखा हुआ मिले तो हमें उसको इसमें रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। ध्यान बस इतना सा देना है कि न्यूट्रल को पहले अंदर ले लो और सेटिस्फाई करने के लिए बाद में अंदर नेगेटिव आयंस को लो, नहीं तो उनको ब्रैकेट के बाहर ही रखना है। क्लियर? जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो आयनाइजेबल होता है, मतलब अगर इसको मैं कल को पानी में मिला दूं तो ये टूटेगा किस तरीके से, कैसे टूटेगा बेटा? ये टूटेगा COH2O होल 6 +3 Cl माइनस आयन। सेम इसी तरीके से बेटा अगर मैं इसको पानी में मिला दूं तो ये कैसे टूटेगा? ये टूटेगा COH2O Cl +2 Cl माइनस आयन। ऐसा क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो होता है वो आयनाइजेबल नहीं होता, वो कभी आयंस में नहीं टूटता। तो यहां से जब ये डिसोसिएट हुआ तो टोटल 4 आयंस का फॉर्मेशन हुआ, 1 कैटायन 3 एनायन। यहां पर जब ये डिसोसिएट हुआ तो 1 कैटायन 2 एनायन, टोटल 3 आयंस का फॉर्मेशन हुआ। यहां से भी क्वेश्चन बनता है सॉल्यूशन चैप्टर में बेटा। एक क्वेश्चन आपने किया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो, बहुत पुराने साल का, अभी का तो नहीं है। वहां पे उस क्वेश्चन में वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है और फॉर्मेशन हो रहा है हमें n की वैल्यू, n क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन। तो वो n की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन उसने कहा इतने आयंस बनेंगे। अब इतने आयंस बनेंगे तो उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पहले आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि बाहर कितने एनायन रखने हैं। जब बाहर 3 क्लोरीन थे तो टोटल 4 आयंस बने, बाहर 2 क्लोरीन थे तो टोटल 1 आयन, 2 क्लोरीन थे तो टोटल 3 आयंस बने। तो ये कैसे कंक्लूड होगा बेटा? फॉर्मूले पे ध्यान दो, फॉर्मूला कैसे बनेगा ये लिखना आपको आना चाहिए। ये लिखना आ गया तो देखो कितनी सारी चीजें आपको मैं बताने वाली हूं। ये लिखना आ गया तो आयंस का रेशियो पता चल गया, ठीक है। ये लिखना आ गया, फिर पूछेगा कि इस कंपाउंड के साथ AgNO3 की रिएक्शन कराई, बताओ कितने AgCl के मॉलिक्यूल्स बनेंगे? उतने AgCl बनेंगे जितने Cl- निकल रहे हैं। Cl- कितने निकलेंगे? जितने Cl- बाहर है। Cl- Br-, तो ये कितने आयंस में टूटेगा डिसाइड होगा उसके फॉर्मूले से। फॉर्मूला कैसे बनेगा? जो मैंने आपको अभी बताया, ब्रैकेट के अंदर उसकी सबसे पहले सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करो, न्यूट्रल को सबसे पहले अंदर लो जितने भी है, उसके बाद नेगेटिव आयन को लो सेटिस्फाई करने के लिए। ये फॉर्मूला बनाना आ गया तो ये पता चल गया, ये पता चल गया तो जितने ज्यादा आयंस बनेंगे कंडक्टेंस उतना ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि करंट कैसे प्रोड्यूस होता है? या तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो या आयंस का मूवमेंट हो। आयंस जितने ज्यादा कंडक्टेंस उतना ज्यादा, कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा। आयंस नहीं होंगे कंडक्टिविटी उतनी कम। तो एक सिंगल टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। 1 बाय 1 मैं सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सम आयंस में एक्ट एज बोथ। बिल्कुल हो सकता है कुछ 1 डिग्री की तरह भी बिहेव करें और कुछ 2 डिग्री की तरह भी बिहेव करें, तो उन्हें हम दोनों से रिप्रेजेंट करेंगे, डॉटेड से भी और सॉलिड लाइन से भी। फॉर एग्जाम्पल बेटा
हमें कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या दिया हुआ था, मैं ही आपको ड्रॉ करके बताऊंगी पूरा। हमें कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या दिया हुआ था बेटा, सबसे पहले इसका कंपाउंड बनाओ। तो इसका कंपाउंड कैसे बनाओगे, मैंने आपको अभी सिखाया, ठीक है। सेटिस्फाई करना आ गया ना वैलेंसी। देखो ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये 3 क्लोरीन है और 4 अमोनिया है, इसकी वैलेंसी आपको सेटिस्फाई करनी है। कितनी सेटिस्फाई करोगे बेटा, बताओ जल्दी से, कितनी वैलेंसी इसके सेटिस्फाई करोगे? बिल्कुल आपको 6 मानकर चलना है। क्लियर, कितना? 6 मानकर चलना है, जब तक कुछ मेंशन ना करे। तो आपने क्या लिखा, कोबाल्ट, अंदर 4 अमोनिया ले ले, ठीक है। लेकिन अभी अंदर कितने क्लोरीन लेने पड़ेंगे ताकि इस कोबाल्ट की 6 सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई हो, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाए, 2 क्लोरीन अंदर लेने पड़ेंगे। तो बाहर कितना क्लोरीन है, 1 है। इधर देखो बेटा, इसका कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना है, ये लिखा कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम, 6 अमोनिया, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, उसको प्रायोरिटी देनी है। तो बचे हुए तीनों के तीनों क्लोरीन कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे। अब इनको रिप्रेजेंट करो अकॉर्डिंग टू वर्नर। तो बस क्या ध्यान रखना है, सिंपल, सेंट्रल मेटल एटम 4, ये 6 आपको बताने हैं सेकेंडरी वैलेंसी, जिसमें हमारे पास 4 अमोनिया है, ये लो हमने बता दिए 4 अमोनिया, और 2 क्लोरीन है, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है, और ये सेकेंडरी प्राइमरी दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसको सॉलिड से भी करेंगे और डॉटेड से भी करेंगे। ये बाहर वाला क्लोरीन एक डॉटेड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, सेम एज इट इज इधर इस तरीके से। ये कोबाल्ट है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो हमने 6 अमोनिया बना दिए, जो कि इसकी सेकेंडरी वैलेंसी दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और क्लोरीन कितने बनाने हैं बेटा, क्लोरीन यहाँ पर 3 बनाने हैं, तो 1 कहीं भी बना दो, 2 3, ये डॉटेड लाइन से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरीके से हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पहली बार रिप्रेजेंट करना सीखे ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर? अब ये पता चल गया, ये इसका ड्रॉबैक है बेटा कि ये नहीं बता पाया था इसका कलर, मैग्नेटिक मोमेंट, ये सारी प्रॉपर्टीज ये नहीं बता पाया। लेकिन ड्रॉबैक पहले क्यों आ गया, अभी तो हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इसका, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइट नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना आ गया तो आपको उसको तोड़ना भी आ गया कि वो आयंस में कैसे टूटेगा। अगर आपको उसको आयंस में तोड़ना आ गया तो आपको पता चल गया कि केटायन एनायन का रेशियो कितना है, या टोटल आयंस कितने बनेंगे। आयंस जितने ज्यादा, आयंस का मूवमेंट उतना ज्यादा, आयंस का मूवमेंट उतना ज्यादा, कंडक्टेंस उतना ज्यादा, कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा। जितने बाहर के तरफ आयनाइजेशन स्फीयर में एनायंस होंगे उतने AgCl बनेंगे। तो कभी किसी भी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे, हमें अगर फॉर्मूला बनाना आता है तो हम रेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को भी आंसर कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सेस व्हिच प्रोड्यूसेस आयंस इन द सॉल्यूशन एक्ट एज द इलेक्ट्रोलाइट्स। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वो स्पीसीज जो आयंस में डिसोसिएट होते हैं, एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आयंस का मूवमेंट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। क्योंकि कंडक्टेंस जो होगा यानी कि करंट कितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा बेटा, करंट उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस बनेंगे। क्या बेटा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस बनेंगे। और आयंस किसमें कितने बनेंगे, डिपेंड्स ऑन द फॉर्मूला। कॉम्प्लेक्सेस हैविंग नेगेटिव आयंस आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके बाहर जो नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ बेटा, वो रिएक्ट करते हैं AgNO3 के साथ, और वो सिल्वर सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अगर वो एनायन क्लोरीन है तो AgCl बनेगा, अगर वो एनायन ब्रोमीन है तो AgBr बनेगा। इनके प्रेसिपिटेट्स का फॉर्मेशन होता है। चलो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने ले लिया, चलो इन्हीं दोनों को ले लेते हैं, CONH3 नहीं, हमने एग्जाम्पल लिया ये कंपाउंड मिला COCl3.6 अमोनिया, और दूसरा मिला COCl3.4 अमोनिया। अब पहले तो बेटा आपको मैं रिप्रेजेंट करना सिखा चुकी हूँ, तो आप इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनाओगे बताओ जरा। इस कंपाउंड का फॉर्मूला बनेगा मैम कोबाल्ट, हमें इसकी 6 वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन नंबर, तो अमोनिया 6 के 6, क्योंकि पहले न्यूट्रल लिगेंड को अंदर लिया जाएगा, 6 अमोनिया आ गए।
उसके बाद क्लोरीन तीनों के तीनों बाहर, ये बन गया मैम हमारा फॉर्मूला। अब मैंने पूछा कि बताओ इसके साथ AgCl की अगर रिएक्शन कराई, AgNO3 की, तो कितने AgCl बनेंगे? सिंपल, बाहर जितने क्लोराइड है तो जितने एनायंस बनेंगे। एनायंस कितने बनेंगे बेटा आप खुद बताओ, ये टूटेगा कैसे भाई? ये कैटायन है, ये एनायन है। कैटायन कितने हैं? 1, एनायन कितना है? 3। इसका ये फॉर्मूला कब बना होगा? जब इस कैटायन की वैलेंसी +3 रही होगी और एनायन की -1। तो ये टूटेगा कैसे? CONH3 होल 6 +3 +3Cl माइनस, यही होगा बेटा। क्लियर है? क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और ये आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट है, आयनाइजेबल है। तो टोटल कितने आयंस बने बेटा? 1 कैटायन 3 एनायन, तो टोटल 4 आयंस बने। अब यहां से एक और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि AgNO3 के साथ अगर इसकी रिएक्शन कराएं, अगर इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएं? AgNO3 के साथ, तो कितने AgCl बनेंगे? ऑब्वियस है, ये कैटायन ये एनायन, कितने एनायन है? 3। तो जितने बाहर एनायन प्रेजेंट है नेगेटिव, उतने AgCl बनेंगे। 2 टाइप के क्वेश्चन। क्लियर? अब ये क्लियर है तो इसका खुद लिख के बताओ कितने आयंस टोटल होंगे और कितने AgCl बनेंगे। तो क्या करोगे बेटा? सबसे पहले इसका फॉर्मूला बनाओगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? ये लिखा सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, अमोनिया भी है क्लोरीन भी है। पहले सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए आपने 4 अमोनिया अंदर ले लिए। क्लियर? क्लोरीन कितने लोगे? 2, क्योंकि तब जाके इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। तो बच क्लोरीन कितना गया? 1। अब ये क्लोरीन जब डिसोसिएट होगा तो ये कैटायन ये एनायन दोनों 1-1 है, तो मतलब एक पे +1 एक पे -1 रहा होगा, तो ये टूटेगा कैसे? CONH3 होल 4 Cl2 कैटायन पे पॉजिटिव प्लस Cl-। बेटा यहां से टोटल आयंस कितने बने? यहां से टोटल आयंस कितने बने? 1 कैटायन 1 एनायन, टोटल आयंस 2 बने। और अगर इसकी रिएक्शन करा दी जाए AgNO3 से, तो AgCl कितने बनेंगे? जितने बाहर क्लोरीन है, तो 1 AgCl बनेगा। क्लियर हो गया बेटा? इस टाइप का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। एक बार इसको देख लो, फिर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर? तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन बेटा यहां से हमसे सॉल्व होने चाहिए। क्या है बेटा? देखो कॉम्प्लेक्स हमें दे रखे ये 4, हमसे पूछा है कि फॉर्मूला क्या बनेगा, तो हम फॉर्मूला भी बता सकते हैं। फिर हमसे क्या पूछा है? दैट नंबर ऑफ मोल्स AgNO3 रिक्वायर्ड फॉर AgCl फॉर्म्ड। AgCl बनाने के लिए कितने AgNO3 के मोल्स रिक्वायर्ड हैं? तो AgNO3 के उतने मोल्स रिक्वायर्ड हैं जितने बाहर क्लोरीन है। आयनिक रेडियस नहीं, आयनिक रेशियो है ये। क्लियर? तो ये क्या है बेटा? आयनिक रेशियो। लोग कहते हैं पागल हो मैं ये भी न जाना, दिल लुटाया है मैंने अब किसी की न मानूं। यस बेटा आप देखो ध्यान से, COCl3.6 अमोनिया, फॉर्मूला क्या बनाओगे? पहले इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करोगे। आपने लिखा भाई कोबाल्ट, जरूरी नहीं है सारे कोबाल्ट वाले अमोनिया वाटर हो, प्लेटिनम के भी हो सकते हैं। क्लियर? तो कोबाल्ट लिखा, सबसे पहले अमोनिया अंदर ले लो, जितने भी हैं ले लिए 6 अमोनिया। इसकी तो सेकेंडरी वैलेंसी यार सेटिस्फाई हो गई। अगर इसकी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई तो तीनों के तीनों क्लोरीन बाहर है। इसका फॉर्मूला CO 5 अमोनिया है, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 सेटिस्फाई करनी है तो 1 क्लोरीन अंदर लेना पड़ेगा। तो बाहर कितने क्लोरीन? 2। इधर देखो, इसकी भी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है तो पहले अमोनिया 4 अंदर ले लिए, इससे 2 क्लोरीन ले लिए, क्या बच गए? 1 क्लोरीन बाहर। यहां पे क्या बना? CONH3 होल 3 Cl3। यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी शक नहीं होना चाहिए। फिर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, पूछ लेना, बता दिया जाएगा।
अब क्या पूछा है? अब पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 रिक्वायर्ड फॉर और AgCl फॉर्म्ड। तो AgNO3 उतने ही मोल्स रिक्वायर्ड होंगे जितने AgCl बनेंगे, और उतने कितने रिक्वायर्ड होंगे जितने बाहर होंगे। तो बाहर 3 क्लोरीन तो 3, बाहर 2 क्लोरीन तो 2, बाहर 1 क्लोरीन तो 1, बाहर एक भी नहीं 0। आयनिक रेशियो, जब इनको डिसोसिएट किया जाएगा तो आयंस का रेशियो, कैटायन एनायन का रेशियो, तो कितने कैटायन है? 1, एनायन 3, 1 2 1 1। इसका तो कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई एनायन हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। तो ये भी 0, तो ये भी 0। अब पूछा है नेचर। तो बेटा आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने के लिए आयंस होने चाहिए। तो हर वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा जिसके पास आयंस होंगे। इसके पास है 1 कैटायन 3 एनायन, तो इसका नेचर कैसा हो गया? इलेक्ट्रोलाइटिक। ये भी कैसा हो गया? इलेक्ट्रोलाइट बिहेव कर सकता है। ये भी कैसा हो गया? इलेक्ट्रोलाइट। ये कैसा हो गया बेटा? आयंस ही नहीं है, ये हमारे लिए एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर हो गया बेटा? देख लो, अपने आंसर्स मैच कर लो एक बार। तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। यस बेटा। नेक्स्ट इसके ड्रॉबैक्स क्या थे बेटा? कि ना तो ये कलर के बारे में कुछ बता पाया, आगे जो हम थ्योरीज पढ़ेंगे वो कलर के बारे में बताएंगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ नहीं बताया, पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है। नेचर ऑफ लीगेंड, क्योंकि लीगेंड्स भी बहुत टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कुछ नहीं बताया। एंड ओनली फ्यू मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, एंड ये भी नहीं बताया कि सिर्फ क्यों कुछ ही मेटल कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एंड व्हाई हम 6 कोऑर्डिनेशन नंबर ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर? ये इनके ड्रॉबैक्स थे। नेक्स्ट बेटा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्लियर? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी हमें कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी के बारे में बताता है, जिसे हम EAN भी बोलते हैं। क्लियर? बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट अगर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नंबर अटेन कर ले तो वो स्टेबल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो फुल्ली फिल्ड होते हैं। जो स्टेबल है वो ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहता ना ही इलेक्ट्रॉन देना चाहता। उसी तरीके से बेटा हमारे पास जो ये मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, हम इनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करते हैं। वो कैलकुलेट करके अगर हमारे पास उनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ जाता है उनकी नेक्स्ट नोबल गैस के बराबर, तो बिल्कुल वो EN को फॉलो कर रहा है, और अगर नहीं आता तो वो फॉलो नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं बेटा 3D सीरीज की, तो 3D सीरीज मतलब फोर्थ पीरियड एलिमेंट। फोर्थ पीरियड एलिमेंट जो हमारे पास होते हैं उनमें जो नोबल गैस प्रेजेंट होती है उसका एटॉमिक नंबर होता है 54। क्या होता है बेटा? 54 नहीं, सॉरी 36। नेक्स्ट जो हमारे पास 4D सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि फिफ्थ पीरियड, उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो नेक्स्ट नोबल गैस नंबर है वो एटॉमिक नंबर क्या है बेटा हमारे पास? 4D सीरीज यानी कि फिफ्थ पीरियड, ज़ेनॉन एटॉमिक नंबर 54। और जो हमारे पास 5D सीरीज के एलिमेंट्स हैं यानी कि सिक्स्थ पीरियड, उनका एटॉमिक नंबर क्या आ जाए? नोबल गैस एटॉमिक नंबर दैट इज 86। क्लियर? अगर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें सेंट्रल मेटल एटम का हम EAN कैलकुलेट करेंगे। अगर सेंट्रल मेटल एटम 3D सीरीज से बिलोंग करता है और उसका EAN 36 आ जाए तो वो EAN को फॉलो करता है, वो स्टेबल है। अगर 4D सीरीज यानी कि फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट का EAN 54 आ जाए तो बिल्कुल वो स्टेबल है, वो EAN को फॉलो कर रहा है। और अगर हमारा सेंट्रल मेटल एटम 5D सीरीज से बिलोंग करता है यानी कि सिक्स्थ पीरियड और उसका एटॉमिक नंबर 86 आ जाए तो बिल्कुल वो भी कैसा है? स्टेबल है। क्लियर? तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी हम ये EAN को डिफाइन कर देते हैं। ये दिया किसने था बेटा? सिडविक ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, दैट metal form complexes
कॉम्प्लेक्सेस, मेटल्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं, मेटल फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस टू एक्वायर, अभी तक हम इनकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, टू एक्वायर कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा, जो उनके पीरियड में आने वाली नेक्स्ट नोबल गैस का है, बिकॉज दिस टर्म इज नोन एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. In order to acquire same number of electron as of their next noble gas, as the atomic number of next noble gas. यानी कि अब जो भी नेक्स्ट नोबल गैस है उसका जो एटॉमिक नंबर है अगर उतना आ जाए तो बिल्कुल हमारा कंपाउंड कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा. जो भी मेटल हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, सिडविक ये बताना चाहते हैं वो फॉर्मेशन कुछ इस वही कंपाउंड स्टेबल होगा जो EN जिसका नेक्स्ट नोबल गैस के बराबर आ जाए. और ये EAN कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, दैट इज Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर. अब ये तो समझ आ ही गया होगा बेटा क्या कि यहां पर Z किसका है, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, ये भी सेंट्रल मेटल एटम की, कोऑर्डिनेशन नंबर ये भी सेंट्रल मेटल एटम का. तो यहां पर Z क्या है बेटा, दैट इज एटॉमिक number of central metal atom. I'm repeating once again. According to EAN rule, according to Sidgwick, कोई भी मेटल जो कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन कर रहा है वो इसलिए कर रहा है ताकि वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटेन कर ले जितने उसके नेक्स्ट नोबल गैस में है, यानी कि उस पीरियड में आने वाली नेक्स्ट नोबल गैस का जो एटॉमिक नंबर है. तो जब जब सेंट्रल मेटल एटम 3D सीरीज का हो तो उसका EN अगर 36 आता है तो वो स्टेबल है, वो EN फॉलो करेगा. 4D सीरीज 54, 5D सीरीज 86. तो बस इतना ध्यान रखना है. अब एक एग्जाम्पल मैं आपको करवा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए. एग्जाम्पल देखना बेटा, इसका हमने एग्जाम्पल लिया, दैट इज हम एक कंपाउंड ले लेते हैं K4FeCN6. ये कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, दैट K4FeCN6. ये जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास है हम इसका EAN कैलकुलेट कर देते हैं. तो फॉर्मूला क्या है बेटा, देखना ध्यान से, फॉर्मूला क्या है उसके बेसिस पर हम इसका EAN कैलकुलेट कर रहे हैं. तो सेंट्रल मेटल एटम आयरन है तो EAN क्या आ जाएगा, दैट EAN बराबर Z यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट. मैंने कहा था बेटा हर क्लास इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट नहीं करना आता आप यहां तक नहीं पहुंच पाओगे. इसलिए बेटा एवरी क्लास इज इंपॉर्टेंट, रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट. यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा, +4 -6. तो यहां पर आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट +2 -2 क्योंकि फॉर्मूले में -2 है, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6. तो कितना आ गया बेटा, 6 2 12, 12 - 2 10, 10 + 26 36. इसका EAN 36 आ गया. सेंट्रल मेटल एटम 3D सीरीज से बिलोंग करता है तो इसका एटॉमिक नंबर इतना ही आना था EAN. तो बिल्कुल ये EAN को फॉलो कर रहा है, फॉलोज EAN, और ये कॉम्प्लेक्स बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, ये कंपाउंड बिल्कुल स्टेबल है. क्लियर, आपको EAN कैलकुलेट करना आ गया. नेक्स्ट देखो बेटा इनका भी हम EAN कैलकुलेट कर देते हैं. यहां पर सेंट्रल मेटल एटम कौन है, निकल. इसके लिए हमें सबका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए. तो बिल्कुल इसका EAN कैलकुलेट कर देते हैं. Z मतलब एटॉमिक नंबर 28 + 8 दैट इज 36, यानी कि ये भी EAN को फॉलो कर रहा है. नेक्स्ट कंपाउंड देखना बेटा PtCl4 - 2. PtCl4 - 2 तो सेंट्रल मेटल एटम जो है यहां पर वो कहां से बिलोंग करता है बेटा, याद करो 5D सीरीज, इधर उधर पिटाई और होगी 5D सीरीज. इसका EAN 36 आ जाए मतलब ये स्टेबल हो जाएगा. सेंट्रल मेटल एटम प्लेटिनम, एटॉमिक नंबर 78 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट X -4 बराबर -2, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2 तो ये हो गया माइनस, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 2 4 8. तो यहां से क्या आ गया बेटा, 8 - 2 6, 6
78 प्लस 6 दैट इज 84। तो इसका आना कितना चाहिए था 86, क्योंकि ये बिलोंग करता है प्लेटिनम फ्रॉम 5D सीरीज, और 5D सीरीज यानी कि 6th पीरियड में जो नोबल गैस होती है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर रखती है 86। तो हम बोलेंगे नॉट फॉलोज EAN। यहां से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो बस यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, PTNH3 होल ट्वाइस Cl2। अगेन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लेते हैं। Z हो गया 78 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2, तो ये हो गया -2 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 2 4 जा 8। अगेन कितना आ गया बेटा 84। नॉट फॉलोज EAN, ये भी EAN को फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट बेटा यहां पर देखो EAN कैलकुलेट करना है। सेंट्रल मेटल एटम आयरन, एटॉमिक नंबर 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट -6 प्लस 3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +3, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कितना आ गया 12। अब बताओ यहां से कितना आ रहा है बेटा, दैट इज 26 प्लस 12 दैट इज 38, 38 माइनस 3 35। कर रहा है नहीं कर रहा, नॉट फॉलोज EAN। क्लियर? ये हो गया बेटा हमारे पास एग्जाम्पल। क्लियर? कुछ गड़बड़ तो नहीं की? 26 माइनस 3 -6 प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 प्लस 2 6 12 12 11 10 9 26 प्लस 9 26 प्लस 9, ठीक है 35। नॉट फॉलोज EAN। क्लियर? अब इसकी कुछ एप्लीकेशन है बेटा। हमें पता चल गया कि अगर हमें दे दिया जाए ये EAN फॉलो करता है तो EAN उतना है, तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि उसमें कितने कार्बोनाइल ग्रुप होंगे एज अ लीगेंड। नेक्स्ट बेटा हम ये निकाल सकते हैं कितने मेटल मेटल बॉन्ड है। साथ ही साथ जिसका EAN 36 आ जाए वो तो स्टेबल है, लेकिन जिसका EAN 36 से ज्यादा आ जाए वो एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। क्यों? साथ वाले को तो रिड्यूस कर देगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर उसका EAN 36 से ज्यादा आ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करके 36 पे आना चाहेगा, यानी कि जिसका EAN अगर 3D सीरीज का सेंट्रल मेटल एटम है 36 से ज्यादा आएगा तो वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और अगर 36 से कम आएगा तो वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? साथ वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद रिड्यूस। रिड्यूस मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करना, यानी कि अगर किसी का EAN 35 है तो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करके EAN अटेन करना चाहेगा। क्लियर ये पॉइंट? ये दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बेटा। पहला देखना, नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन मेटल कार्बोनिल्स कैन बी प्रेडिक्टेड। हमें बोल दिया NiCO(N), N कितना है पता नहीं, लेकिन हम अगर N पता करें तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने कार्बोनिल ग्रुप है एज अ लीगेंड। तो बोल दिया EAN फॉलो कर रहा है, और सेंट्रल मेटल एटम 3D सीरीज का है, मतलब EAN 36 के बराबर है। तो क्या लिखेंगे? फॉर्मूला EAN बराबर Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। Z की वैल्यू 36, सॉरी EAN की वैल्यू 36, एटॉमिक नंबर इसका 28, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 क्योंकि न्यूट्रल है ना कार्बोनिल, कितने भी हो चार्ज तो 0 ही आना था, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही होगा, कितना होगा? जितना ये N होगा। कितना आ गया? 36 माइनस 28 डिवाइड बाई 2N, तो 36 माइनस 28 किया तो ये आ गया 8/2 दैट इज N, तो N की वैल्यू आ गई 4, यानी कि इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या था? NiCO4। क्या था बेटा फॉर्मूला? NiCO4, क्योंकि हमने यहां से N की वैल्यू निकाल दी। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, यहां से इस तरीके के पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बेटा FeCON फॉलोज EN, हमें N की वैल्यू बतानी है। 36 बराबर Z कितना बेटा? 26, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि 2 इंटू N। कितना आ गया बेटा N की वैल्यू? सॉल्व कर लेना 5, और आपने सुना भी होगा कैसे एग्जिस्ट करता है FeCO5। ये हो गया इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो बेटा यहाँ पे ZnCON कर सकते हो कैलकुलेट, बिल्कुल EN फॉलो कर रहा है। 36 बराबर जिंक का एटॉमिक नंबर 30 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 0 प्लस 2 इंटू N, तो कितना आ गया बेटा? 6। 36 माइनस 30 दैट इज 6, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, यस,
डिवाइड बाय 2, तो यहाँ से आ गया 3। ये कुछ भी एज्यूम किया है, इस तरीके से ये एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमने इसका क्या पढ़ा है, नेक्स्ट एप्लीकेशन ये जो मैंने आपको बताया कि कब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, कब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो मैंने क्या कहा, अगर किसी का EAN 36 से ज्यादा है, क्लियर, जैसे कि देख लो MnCO6, इसका EAN निकालते हैं, तो EAN के लिए फॉर्मूला लगाया, मैग्नीज का एटॉमिक, हाँ, तो 25 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 2 6 12। तो यहां से हमारे पास बेटा कुछ गड़बड़ है, क्योंकि फॉर्मूला ये नहीं हो सकता। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, दैट इज MnCO, इस पे कोई ना कोई चार्ज होना चाहिए था, माइनस, अच्छा ये है तो सही, MnCO5, ये गड़बड़ है बेटा, यहाँ पर MnCO5 आएगा, यस। अब इसका हमें फॉर्मूला EN निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा बेटा, एटॉमिक नंबर 25, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, कितना आ गया बेटा 35। इसका EAN 35 आया है, ये चाहेगा 36 पे आना, और 36 पे आने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है, यानी कि ये खुद क्या होना पड़ेगा, रिड्यूस। और अगर खुद रिड्यूस होना हो तो किसकी तरह बिहेव करना पड़ता है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, क्योंकि साथ वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस होगा तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और तब जाके इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आएगा। तो बिल्कुल यहां से ये किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो साथ वाले को ऑक्सीडाइज, खुद रिड्यूस मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखो बेटा VCO6, क्लियर। अब यहाँ पर इसका EAN निकाल देते हैं, EAN निकाल देते हैं, तो यहाँ पर इसका EN कितना आ जाएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, एटॉमिक नंबर कितना हो गया 23, क्लियर, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 12, तो कितना आ गया 3 4 5 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 23 एटॉमिक नंबर, ये आ गया 35। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, क्योंकि जो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा साथ वाले को ऑक्सीडाइज होगा, खुद रिड्यूस होना चाहेगा, क्योंकि ये EAN 36 अटेन करना चाहेगा, तो ये एक और इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, तो ये एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। समझ आ गया बेटा। अगर EAN यहाँ पर आ जाता 37 या कुछ भी ऐसा, तो उस केस में बेटा ये फॉर्मूला सही था, हमने गड़बड़ कर दी। ये MnCO6 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 6, 2 6 12, तो ये आएगा 37, ये था 25 प्लस 37, और अगर 37 इसका EAN आया है तो ये 36 पे आना चाहेगा, जिसके लिए इसे इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, यानी कि ये एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, तो साथ वाले को तो रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, खुद ऑक्सीडाइज होना यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होना। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, रिपीटिंग वंस अगेन, बहुत इजी है, हम कॉम्प्लिकेट हो गए एग्जाम्पल से। अगर किसी का EAN 36 से कम है तो वो 36 पे आना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, तो रिड्यूस होना चाहेगा, रिड्यूस होना चाहेगा तो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। और अगर किसी का EAN 36 से ज्यादा है तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, यानी कि खुद ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, स्टेबिलिटी अटेन कर रहा है, तो वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, साथ वाले को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके वो 36 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अटेन करेगा। क्लियर। तो ये था बेटा आज की क्लास का पूरा कंसेप्ट। सबसे पहले रिवाइज करना बेटा अच्छे से, IUPAC होमवर्क दिया है उसको अच्छे से करना, 3 रूल थे, ज्यादा कुछ नहीं। दूसरा वर्नर थ्योरी क्लियर हो गया होगा बेटा, कंसेप्ट किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे वो भी अच्छे से बता दिया। और तीसरा हमने सिंपल सा डिस्कस किया EAN निकालना आना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, और लास्ट हमने जो सीखा कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना
और तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, अच्छे से पढ़ो बच्चों, ठीक है। आज हमने 3 कंसेप्ट डिस्कस किए, इसको अच्छे से रिवाइज करके आना। कल सैटरडे है, संडे है, ये 2 क्लास अच्छे से पढ़कर आना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वीबीटी, द मोस्ट इंटरेस्टिंग। उसके लिए आपको रिवीजन करके आना बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। क्लियर? तो मैं एक कंसेप्ट समझाऊंगी, 5 मिनट का, पूरी क्लास हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे होमवर्क करते हुए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, मिलते हैं मंडे को नेक्स्ट क्लास में।